हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी इंस्टा मल्टी मिलेनियर वेटर। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 6। देव बिस्तर पर लेटने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि उसने अपने स्मार्टफोन में अलार्म लगाना है। उसने अपनी पुराने जींस की जेब से वो टूटा हुआ स्मार्टफोन निकाला। स्क्रीन ऑन करते ही उसने देखा कि बैटरी बहुत कम बची है। देव ने चार्जर ढूंढा और फोन को बेड के साइड टेबल पर प्लग कर दिया। उसने सुबह 7 बजे का अलार्म सेट किया, लेकिन यहाँ देव एक बड़ी छोटी लेकिन बहुत ही भयानक भूल कर गया। जब देव अलार्म सेट कर रहा था तो उसने सोचा कि अगर रात को कोई स्पैम कॉल या कोई कस्टमर केयर का कॉल आ गया तो उसकी नींद टूट जाएगी। वह आज रात किसी भी कीमत पर अपनी नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए उसने बिना कुछ ज़्यादा सोचे फोन के वॉल्यूम बटन को नीचे दबाया और फोन को पूरी तरह से साइलेंट मोड पर डाल दिया। वाइब्रेशन भी बंद कर दिया। भारी भाग दौड़, दौलत के नशे, सुनैना के प्यार और महादेव की ताकत के बीच देव एक सबसे अहम बात भूल गया था। वो भूल गया कि उसने सुबह अपने रूममेट सबसे अच्छे दोस्त रियांश और विराट को यह बताया था कि वो एक नए रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जा रहा है। उसने उन्हें यह बिल्कुल नहीं बताया कि वो आज रात ये हॉस्टल वापस नहीं आएगा। रियांश और विराट उस खस्ता हाल हॉस्टल के कमरे में उनका इंतजार कर रहे होंगे। इस बात का देव के दिमाग से पूरी तरह से स्लिप हो जाना लाजमी था, क्योंकि उसके दिमाग में पिछले 24 घंटों से करोड़ों और अंडरवर्ल्ड की बातें चल रही थी। लेकिन ये भूल उसके दोस्तों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। देव ने लाइट बंद की और उस मखमली गद्दे पर अपनी पीठ टिका दी। लेटते ही कुछ सेकंड के अंदर देव का दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई और वो थकान की वजह से बहुत ही गहरी और सुकून भरी नींद की आगोश में चला गया। नींद में भी उसने अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो अब सपनों की एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में खो चुका था। सपने में वो सुदेव की ग्रैंड ओपनिंग देख रहा था। वो देख रहा था कि सुनैना एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहने हुए उसके बगल में लेटी थी। पूरा शहर उनके लिए तालियां बजा रहा था। महादेव का वो खजाना अब एक रोशन भविष्य में बदल चुका था। देव इस मीठे सपने में इतना डूब चुका था कि उसे इस दुनिया की किसी आवाज और किसी खतरे का कोई होश नहीं था। जहां एक तरफ ओशियन एस्टेट के उस ठंडे और शांत कमरे में देव अपने सपनों के दुनिया में खोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने और खस्ता हाल बॉयज हॉस्टल ब्लॉक सी के रूम नंबर 304 में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला माहौल था। कमरे के अंदर वो पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी और छत पर वो पुराना पंखा अपनी चीखती हुई आवाज के साथ घूम रहा था। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी। रियांश और विराट दोनों अपने लोहे के बिस्तरों पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। दोनों के चेहरे पर एक बहुत ही गहरी चिंता और घबराहट साफ देखी जा रही थी। रियांश बार बार कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में चक्कर काट रहा था। वो हर एक मिनट के बाद अपना फोन निकालता और कुछ टाइप करता, फिर उसे झुंझलाकर बिस्तर पर फेंक देता। रियांश ने गुस्से और डर के मारे अपने बाल नोच कर कहा, साले का फोन भी नहीं उठ रहा। पिछले 1 घंटे से उसे 25 कॉल कर दिए, घंटे पूरी जा रही लेकिन कोई जवाब नहीं। ये देव कहाँ मर गया यार। उसके ये बात सुनकर आगे से विराट ने अपना फोन देखकर एक गहरी सांस लेकर कहा, भाई मैंने व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज भेजे, सिंगल टिक आ रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है रियांश। देव कभी इतनी रात तक बिना बताए बाहर नहीं रहता। अगर उसे कहीं रुकना भी होता तो वो हमेशा कॉल करके बता देता। तभी रियांश अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ आ गया। रियांश ने बहुत ही डरावनी संभावना जताकर कहा, विराट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस उसी मनहूस रेस्टोरेंट में चला गया हो। उस रात रूहानी और निहाल वर्मा ने उसकी बेइज्जती की थी। कहीं इस बात को लेकर देव का निहाल से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। निहाल बहुत अमीर और बिगड़ेल बाप का बेटा है। अगर देव ने गुस्से में उसे कुछ कह दिया होगा तो निहाल देव का कुछ भी बिगाड़ सकता है। उसकी ये बात सुनकर आगे से विराट ने घबरा कर माथे का पसीना पोंछा और बोला, अरे नहीं यार, सुबह तो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने कहा था कि वो एक नए रेस्टोरेंट में काम मिल गया है और वो वहां नहीं जाएगा। लेकिन नया रेस्टोरेंट इतनी रात तक कौन सा खुला रहता है यार, और अगर खुला भी है तो कम से कम फोन तो उठा सकता है। तभी रियांश ने फिर से अपना फोन उठाया और देव का नंबर डायल किया, लेकिन फोन के स्पीकर से वही आवाज आ रही थी। पूरी घंटी बजने के बाद भी आवाज आई, द नंबर यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर।
ये सुनते ही रियांश ने चिल्लाकर कहा, भाड़ में जाए इसका नया रेस्टोरेंट। रात के 11 बज गए हैं। मुझे अब सच में डर लग रहा है विराट। वो उस रात बारिश में भीग कर आया था, टूटा हुआ था। आज सुबह अचानक से इतना खुश होने की एक्टिंग कर रहा था। कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? कहीं वो डिप्रेशन में आकर समंदर के किनारे? यह कहकर रियांश आगे नहीं बोल पाया। उस ख्याल से ही उसकी रूह कांप गई। तभी विराट ने रियांश को डपट कर कहा, अरे चुप कर मनहूस। हमारा देव इतना कमजोर नहीं है कि वो रूहानी जैसी लड़की के लिए अपनी जान दे दे। वो जरूर कहीं फंस गया होगा। शायद उसका फोन साइलेंट पर हो या किसी मीटिंग में हो। हम 12 बजे तक इंतजार करते हैं। तब नहीं आता है तो हम वार्डन को बताएंगे और पुलिस स्टेशन जाएंगे। दोनों दोस्त अब चुपचाप अपने बिस्तरों पर बैठ गए। कमरे में एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार पर टंगी उस पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी, जो उनके दिलों की धड़कनों के साथ मिल गई। रात के 11:30 बजे, फिर 11:45 और आखिरकार 12 भी बज गई। देव का फोन नहीं आया, न ही कोई मैसेज और न ही कमरे का दरवाजा खुला। इसलिए रियांश ने अपना बैग उठाकर कहा, बस यार, अब बहुत हो गया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। चल विराट, हम अभी बाहर चलते हैं, उसे ढूंढते हैं। निहाल के हॉस्टल में जाकर उसका गिरेबान पकड़ेंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से विराट ने हामी भरी और दोनों ने अपने जूते पहन लिए। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े, अचानक हॉस्टल ब्लॉक सी के उस सुनसान और शांत कंपाउंड के बाहर से एक बहुत ही भयंकर और तेज आवाज आई। यह आवाज कई भारी गाड़ियों के एक साथ तेज ब्रेक मारने की थी। ब्रेक की आवाज इतनी तेज थी, रियांश और विराट के कदम रुक गए। इसके तुरंत बाद गाड़ियों के दरवाजे बहुत जोर से खुलने और बंद होने की धड़ धड़ आवाजें आने लगी। विराट ने थोड़ा घबराकर फुसफुसाकर रियांश से पूछा, ये इतनी रात को हॉस्टल में कौन गाड़ियां लेकर आ गया? हॉस्टल के नियमों के अनुसार रात 10 बजे के बाद कोई गाड़ी कैंपस के अंदर नहीं आ सकती थी। रियांश और विराट कमरे के उस छोटे सी खिड़की की तरफ भागे, जो हॉस्टल के मेन गेट और कंपाउंड की तरफ खुलती थी। उन्होंने जंगले के बाहर झांक कर देखा। बाहर का नजारा देखकर उनका सारा खून सूख गया। उनके गले की आवाज निकलनी बंद हो गई। हॉस्टल के मेन गेट के ठीक सामने 3 काले रंग की खूंखार फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ियां आड़ी तिरछी खड़ी थी। गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन थी। दिन की तेज रोशनी हॉस्टल की उस पुरानी बिल्डिंग को चीर रही थी। उन गाड़ियों से कम 15-20 बहुत ही भयानक, भारी भंकम, खूंखार दिखने वाले आदमी बाहर निकल रहे थे। उनके हाथों में हॉकी स्टिक्स, लोहे की चैन, बेसबॉल बैट और कुछ के हाथों में चमकती हुई पिस्तौलें साफ दिखाई दे रही थी। विराट की आवाज कांप रही थी। उसने कांप कर कहा, ये ये तो गुंडे लग रहे हैं भाई। ये इतनी रात को हमारे हॉस्टल में क्या करने आए हैं? रियांश ने ध्यान से देखा। उन गुंडों के सबसे आगे बहुत ही भयानक शक्ल वाला, गंजा और चेहरे पर एक कटे निशान वाला आदमी खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि जोगिंदर का सबसे खास शूटर भैरव था। तभी हॉस्टल का वो बूढ़ा और कमजोर सा चौकीदार अपने कैबिन से बाहर निकला। उसने डर कर उन्हें रोकने की कोशिश करके कहा, अरे अरे, आप लोग कौन है? अंदर जाना मना। लेकिन चटाक, इससे पहले कि चौकीदार अपनी बात पूरी कर पाता, भैरव ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बूढ़ा चौकीदार हवा में उड़ता सीधा लोहे के गेट से जा टकराया। वहीं बेहोश हो गया। भैरव ने अपनी भारी और खौफनाक आवाज में दहाड़कर अपने गुंडों को ऑर्डर देकर कहा, अंदर चलो, चप्पे चप्पे पर फैल जाओ। उसका यह ऑर्डर सुनते ही सारे गुंडे किसी भूखे भेड़िए के झुंड की तरह हॉस्टल के मेन गेट को लात मारकर खोलते हुए अंदर घुस गए। पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। जो लड़के सो रहे थे वो गाड़ियों की आवाज और इस हंगामे से जाग गए। कुछ लड़के अपने कमरों से बाहर निकले, लेकिन गुंडों के हाथों में पिस्तौल और रोड देखकर वो डर मारे अपने कमरों में दुबक गए और अंदर से कुंडी लगा ली। भैरव सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर वार्डन के ऑफिस की तरफ बढ़ा। उसने ऑफिस का दरवाजा एक ही लात में तोड़ दिया। वार्डन जो नींद में था वो हड़बड़ा कर उठा। तभी भैरव ने आगे बढ़कर वार्डन का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठाकर उसकी कनपटी पर अपनी पिस्तौल सटा दी। भैरव ने अपने पीले दांत दिखाकर फुसफुसा कर कहा, चीखने की कोशिश मत करना बुड्ढे, वरना तेरा भेजा ये दीवार पर चिपका दूंगा। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। उसकी बात सुनकर वार्डन डर के मारे कांप रहा था। उसका पसीना छूट गया। उसने कांप कर पूछा, जी जी पूछिए, मैं सब बताऊंगा, प्लीज मुझे मारिए मत। आगे से भैरव ने अपनी आंखें बड़ी कर वार्डन के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर पूछा, तुम्हारे इस घटिया हॉस्टल में देवांशु ओब्रॉय उर्फ देव नाम का एक कीड़ा रहता है। उसका नंबर कमरा का कौन सा है?
वहीं तीसरी मंजिल के उस रूम नंबर 304 की खिड़की से रियांश और विराट सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे। जैसे ही नीचे उस खूंखार गुंडे के मुंह से देवांशु ओबरॉय देव का नाम निकला, रियांश और विराट के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनके दिल ने जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। रियांश ने अपनी आंखें फाड़कर अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर दबाकर कहा, देव, ये हथियार वाले गुंडे देव को ढूंढने आए हैं। वहीं विराट की हालात और भी ज्यादा खराब थी। उसके पैर कांप रहे थे। उसने घबरा कर कहा, भाई, देव ने बाहर जाकर आखिर क्या किया है? ये लोग तो जान से मारने वाले लग रहे हैं। ये कोई मामूली लड़के नहीं है रियांश, ये माफिया के गुंडे हैं। उसकी बात सुनकर रियांश को तुरंत याद आ गया। उसने धीरे से कहा, स्कॉर्पियन ग्रुप। भाई, ये गाड़ियों पर ये बिच्छू का टैटू है, ये स्कॉर्पियन ग्रुप के लोगों का है। ये जोगिंदर के आदमी है। विशाखापट्टनम के सबसे बड़े डॉन के आदमी देव को क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? उन दोनों का दिमाग सुन्न हो चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रूहानी के ब्रेकअप होने के बाद महज 24 घंटे के अंदर देव ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि पूरा अंडरवर्ल्ड उसके खून का प्यासा होकर हॉस्टल में आ घुसा है। वहीं उधर नीचे वार्डन के ने डर के मारे रोकर सब सच उगल दिया। उसने कांप कर कहा, वो ब्लॉक सी 3rd फ्लोर रूम नंबर 304 में रहता है साहब, मुझे छोड़ दीजिए। वार्डन ने अपनी जान बचाने के लिए देव का पता बता दिया। उसकी ये बात सुनते ही आगे से भैरव ने वार्डन को जमीन पर पटक दिया। उसने अपने गुंडों की तरफ देखकर एक दरिंदगी भरी मुस्कान दी और चिल्लाकर कहा, 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 304 में जाओ और उस फटीचर देव को घसीट कर यहाँ लेकर आओ। अगर कोई बीच में आए तो उसकी हड्डियां तोड़ देना। भैरव का यह ऑर्डर सुनते ही 7-8 हट्टे कट्टे हथियारों से लैस गुंडे तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़े। उनके भारी जूतों की आवाजें हॉस्टल के उस पुरानी सीढ़ियों पर ऐसे गूंज रही थी जैसे साक्षात मौत चढ़कर ऊपर आ रही हो। वहीं ये सब देखकर उधर रूम नंबर 304 में रियांश और विराट की सांसें अटक गई। तभी विराट ने घबरा कर पीछे हटकर कहा, वो वो ऊपर आ रहे हैं रियांश, दरवाजा बंद कर, कुंडी लगा जल्दी। रियांश झटके से खिड़की छोड़कर दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे की लोहे की पुरानी चिटकनी लगा दी और एक भारी सी लकड़ी का मेज खींचकर दरवाजे के आगे अड़ा दिया। लेकिन वो दोनों जानते थे कि ये पुरानी चिटकनी और मेज उन खूंखार गुंडों को कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पाएगी। रियांश ने अपना पसीना पोंछ कर कहा, विराट, देव को फोन लगा, लगातार कॉल कर उसे बता कि जहां भी है हॉस्टल के आसपास भी न भटके, ये लोग उसे मार डालेंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से विराट ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और देव का नंबर फिर से डायल किया। लेकिन घंटी जा रही थी। दूसरी तरफ से ओशियन एस्टेट के उस शांत बेडरूम में देव का फोन साइलेंट मोड पर टेबल पर पड़ा था। देव अपनी मीठी नींद में खोया हुआ था। उधर विराट ने घबरा कर कहा, भाई उठा ले, भगवान के लिए फोन उठा ले देव यार। विराट रोने की जैसी आवाज में फोन अपने कान के लगाकर बोल रहा था। वहीं सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाजें अब दूसरी मंजिल पार कर चुकी थी। अब वो तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। जूतों की आवाज अब बिल्कुल करीब आ रही थी। गुंडे कॉरिडोर के कमरों पर नंबर पढ़ रहे थे। तभी एक गुंडे ने भारी खुरदरी आवाज में कहा, 301, 302, 303। उसकी आवाज सुनकर रियांश और विराट ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे मौत के डर से सफेद पड़ चुके थे। उन्होंने दरवाजे से खुद कदम पीछे हटा लिए। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई, 304, यही है वो कमरा। अगले ही सेकंड एक बहुत ही भयंकर और जोरदार लात रूम नंबर 304 के लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा पूरी तरह से हिल गया। पुराने चटकनी चरमरा उठी। विराट और देवांश की चीख निकल गई। तभी लगातार 3-4 जोरदार लात और हॉकी स्टिक्स के प्रहार से पुरानी लकड़ी का दरवाजा बीच में से टूट गया। चिटकनी उखड़कर जमीन पर गिर पड़ी, मेज की तरफ खिसक गई और दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। कमरे के दरवाजे पर 4-5 खूंखार गुंडे खड़े थे। उनकी आंखों में खून था और हाथों में हथियार। सबसे आगे वाले गुंडे, जिसके चेहरे पर एक जला हुआ निशान था, उसने कमरे के अंदर कदम रखा और उसने अपनी लाल और भयानक आंखों से कमरे के अंदर देखा। उसने देखा कि कमरे के अंदर सिर्फ 2 लड़के डर के मारे एक कोने में सिकड़े हुए खड़े थे। कमरे में तीसरा कोई नहीं था। देव का बिस्तर खाली पड़ा था। उस गुंडे ने अपने हाथ में पकड़े लोहे के रोड को जमीन पर घसीटा, जिससे बहुत ही डरावनी चिंगारी और आवाज पैदा हुई। वो धीरे धीरे रियांश और विराट की तरफ बढ़ा। उस गुंडे ने एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में पूछा, तुम दोनों में से
वो देव कौन है? उसकी आवाज सुनकर रियांश का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो देव का सच्चा दोस्त था। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर कांपती आवाज में कहा, वो यहाँ नहीं। वो सुबह से हॉस्टल वापस नहीं आया। हमें नहीं पता हो कि वो कहाँ गया। उसकी ये बात सुनकर गुंडे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, "हम्म, नहीं पता।" ये कहकर अगले सेकंड उस गुंडे ने अपना हाथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया, रियांश की शर्ट के कॉलर को पकड़कर हवा में उठा लिया। रियांश दर्द से चीखा। ओह! तभी विराट ने अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़कर कहा, रियांश को छोड़ दो। लेकिन तभी दूसरे गुंडे ने विराट के पेट में हॉकी स्टिक से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे विराट आह करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। वहीं रियांश को हवा में लटकाए हुए उस गुंडे ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस ठंडी नाल रियांश के कनपट्टी पर सटा दी। गुंडे ने अपने दांत पीस कर कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं बच्चे, जोगेंद्र भाई का फरमान है, अगर तूने अभी के अभी मुझे उस देव का पता नहीं बताया तो मैं तेरा भेजा उस दीवार पर उड़ा दूंगा और फिर तेरे इस दोस्त को मारूंगा। बोल, कहाँ छुपा है वो फटीचर देव? तभी आगे से रियांश की आंखों में आंसू बहने लगे। पिस्तौल के ठंडे नाल का एहसास उसे मौत के करीब लेकर जा रहा था। उसे सच में नहीं पता था कि देव कहाँ है, और अगर पता भी होता तो अपने भाई जैसे दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता। लेकिन उसका पता नहीं पता था। हॉस्टल के उस छोटे से सीलन भरे कमरे में अब साक्षात मौत खड़ी थी। वहीं उधर देव जो अपने उस महल ओशियन एस्टेट में गहरी और सुकून भरी नींद सो रहा था, वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके एक छोटे से भूल, फोन साइलेंट करने की वजह से आज रात उसके दो जिगरी दोस्त, उसके वो भाई जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया, वो मौत के मुहाने पर खड़े थे। हॉस्टल ब्लॉक सी के रूम नंबर 304 के वो खस्ता हालात और सीलन भरी चार दीवारी आज वफादारी और दरिंदगी के बीच एक भयंकर जंग की गवाह बन रही थी। स्कॉर्पियन ग्रुप के खूंखार गुंडे, जो किसी भूखे और पागल भेड़िए के झुंड की तरह वो छोटे से कमरे में घुस आए थे, उन्होंने रियांश और विराट पर मौत बनकर अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था। भैरव की भारी और जहरीली आवाज उस छोटे से कमरे में किसी मौत के फरमान की तरह गूंज रही थी। उसने चिल्लाकर पूछा, बताओ साले, कहाँ है वो फटीचर देव? लेकिन रियांश और विराट के मुंह से देव के ठिकाने का एक शब्द भी नहीं निकला। वो गुंडे उनके शरीर पर लोहे की रोड, हॉकी स्टिक्स और अपने भारी जूतों से लगातार वार कर रहे थे। हर एक प्रहार के साथ रियांश के मुंह से दर्द की चीख निकलती, लेकिन वो चीख देव का पता बताने के लिए पेट और नहीं बल्कि बेतहाशा दर्द को सहने के लिए होती। वहीं विराट को दो गुंडों ने जमीन पर पटक रखा था, उसके पेट और पसलियों पर लात मार रहे थे। विराट के मुंह से खून की एक धार निकलकर फर्श पर फैलने लगी। तभी रियांश ने जमीन पर पड़े विराट की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर रोकर कहा, मत मारो इसे। हमें हमें सच में नहीं पता कि देव कहाँ है। वो सुबह से हॉस्टल नहीं आया। उसकी खुद की एक आंख पूरी तरह सूज कर बंद हो चुकी थी। शर्ट खून से सन चुकी थी, लेकिन फिर भी वो विराट को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी भैरव ने आगे बढ़कर रियांश के बालों को अपने मजबूत और खुरदरे हाथों से जकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर की तरफ खींचकर पिस्तौल की ठंडी नाल रियांश के माथे पर सटा दी। भैरव ने अपने पीले दांत पीस कर कहा, तू मुझे बेवकूफ मत बना, दो कोड़ी के कीड़े। मुझे पता है कि तुम दोनों उसके जिगरी दोस्त हो, एक ही थाली में खाते हो। तुम दोनों को पता है कि वो चूहा इस वक्त किस बिल में छुपा है। जोगेंद्र भाई का हुक्म है। अगर तूने अभी पता नहीं बताया तो तुम बचोगे नहीं। आगे से रियांश का पूरा शरीर कांप रहा था। मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसका ठंडा स्पर्श उसके माथे पर था, लेकिन दोस्ती का जो खून रियांश और विराट के रगों में दौड़ रहा था, वो किसी भी डर और किसी भी मौत से कहीं ज्यादा गहरा था। रियांश ने दर्द में कहरा कर सूजी हुई आंखों से भैरव को देखा और अपनी खून सी सनी दांतों के बीच से एक फीकी सी लेकिन निडर मुस्कान के साथ कहा, गोली गोली मार दे मुझे कुत्ते, लेकिन मेरा भाई देव कहाँ है? मैं तुझे अपनी जान देकर भी नहीं बताऊंगा। अगर वो यहाँ होता तो तुम जैसे कीड़ों को वो जिंदा काट देता। उसकी ये बात सुनते ही भैरव का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने पिस्तौल का बट रियांश के सिर पर ऐसा जोरदार मारा कि रियांश के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो अचेत होकर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। तभी विराट ने अपने भाई जैसे दोस्त को इस तरह खून से लथपथ होकर गिरते देखा तो वो पागलों की तरह चीखा। उसने चिल्लाकर कहा, रियांश! ये चिल्लाते हुए विराट के एक गुंडे के पैर को पकड़ा और उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन दूसरे गुंडे ने उसके चेहरे पर भारी बूट की लात मारी
जिसे विराट भी दर्द से कराहता हुआ बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया। भैरव उस कमरे में खड़ी गहरी सांसें ले रहा था। उसने समझ लिया कि ये दोनों लड़के आम कॉलेज स्टूडेंट नहीं, देव के ऐसे पक्के दोस्त हैं जो उसके लिए जान देने को तैयार हैं। वो उन्हें मार मार कर अधमरा तो कर चुका है, लेकिन उनके मुंह से देव का पता नहीं उगलवा पाया। तभी भैरव के शातिर और खूंखार दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक चाल आई। भैरव ने अपने गुंडों को रुकने का इशारा करके कहा, रुक जाओ। उसका ऑर्डर सुनते ही गुंडे ने रियांश और विराट को पीटना बंद कर दिया। तभी भैरव ने अपने एक आदमी की तरफ मुड़कर कहा, ये साले ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे। इनके अंदर सच्ची दोस्ती का बहुत बड़ा कीड़ा है, लेकिन अगर ये उस फटेचर देव के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो देव भी इन दोनों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने जरूर आएगा। दोस्ती दोनों तरफ से होती है। ये कहते हुए भैरव ने जमीन पर पड़े उन खून से लथपथ और बेसुध दोस्तों की तरफ एक शैतानी मुस्कान के साथ देखकर ऑर्डर देकर कहा, इन दोनों को उठाओ और गाड़ियों में डालो। हम इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर तभी एक गुंडे ने झिझक कर कहा, लेकिन बॉस, जोगिंदर भाई ने तो कहा कि अगर वो देव ना मिले तो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, देव को ढूंढ पाता, या भैरव ने उसे बीच में डपट कर कहा, चुप कर बेवकूफ। जोगिंदर भाई ने मुझे ऑर्डर दिया था कि कल सुबह तक का सूरज निकलने से पहले उन्हें उस देव और ठेले वाली सुनैना का कटा हुआ सिर चाहिए। मैं जोगिंदर भाई के सामने खाली हाथ नहीं जा सकता। अगर मैं अभी उनके सामने गया तो वो देव से पहले मुझे जिंदा जला देंगे। ये कहकर भैरव के चेहरे पर खौफ आ गया। जोगिंदर का गुस्सा बहुत ही अच्छी तरह वो जानता था। तभी भैरव ने अपनी प्लानिंग बताकर कहा, हम इन दोनों को अपने दूसरे अड्डे पर लेकर चलेंगे, शहर के बाहर वाले उस पुराने कबाड़ खाने वाले अड्डे पर। वो अड्डा जोगिंदर भाई के मेन ठिकानों से अलग है। वहां जाकर इन दोनों के फोनों से उस देव को कॉल करेंगे। जब उसे पता चलेगा कि उसके जिगरी दोस्त हमारी कैद में हैं, मौत के मुंह में हैं, तो वो खुद दौड़ता हुआ हमारे जाल में आ फंसेगा और फिर हम उन तीनों की लाशें एक साथ जोगिंदर भाई के पैरों में डाल देंगे। बाकी के गुंडों ने भैरव का यह प्लान समझ में आ गया। उन्होंने जमीन पर पड़े रियांश और विराट को कॉलर से पकड़ा और उन्हें घसीट कर कमरे से बाहर लेकर जाने लगे। हॉस्टल के सीढ़ियों पर उन दोनों का खून टपक रहा था। पूरा हॉस्टल दहशत में था। किसी भी लड़के ने या वार्डन ने उन्हें रोकने या पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं की। गुंडे ने उन दोनों अचेत दोस्तों को अपनी फॉर्च्यूनर की डिग्गी में और सीटों के बीच जानवरों की तरह फेंक दिया। गाड़ियों का वो खौफनाक काफिला तेज रफ्तार से हॉस्टलर के निकलकर शहर के बाहरी वीरान इलाके में स्थित भैरव के उस गुप्त अड्डे की तरफ दौड़ पड़ा, जहां इधर एक तरफ देव अपने दोस्तों की मौत और दरिंदगी उस भयानक खेल से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डायमंड क्लास सोसाइटी के उस आलीशान विला में एक बहुत ही शांत, खामोश और सुकून भरी रात गुजर रही थी। विला के बाहर खड़े भारी भरकम बाउंसर्स अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। समंदर की लहरें अपने एक लय में किनारे से टकरा रही थी। मास्टर बेडरूम के उस बहुत बड़े और मखमली किंग साइज बेड पर देव बिल्कुल घोड़े बेच कर सो रहा था। उसे किसी भी बात का कोई होश नहीं था। दिन भर की उस भयंकर थकान, महादेव की उस नई और अलौकिक ताकत के इस्तेमाल और सुनैना के मिलने की खुशी ने देव के दिमाग को पूरी तरह से शांत कर दिया था। एसी की ठंडी हवा और उस मखमली गद्दे ने उसे एक ऐसी गहरी नींद के आगोश में धकेल दिया जहां कोई आवाज, कोई खतरा, कोई फिक्र नहीं पहुंच सकती थी। और ठीक उसके बगल वाली टेबल पर उसका वो पुराना स्मार्टफोन उल्टा पड़ा था। देव ने अनजाने में बिना किसी बुरे इरादे के बस अपनी नींद खराब न होने के लिए पूरी तरह से साइलेंट मोड पर डाल दिया। उसे यह ख्याल ही नहीं आया था कि अंडरवर्ल्ड का वो काला साया इतनी तेजी से उसके होटल तक पहुंच जाएगा। रात गहरी होती गई, फिर धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। काली खौफनाक रात ने आखिरकार सुबह की उस सुनहरी और नीली रोशनी के सामने घुटने टेक दिए। समंदर के किनारे से सूरज की पहली किरण ने विशाखापट्टनम शहर पर अपनी दस्तक दे दी थी। विला के मास्टर बेडरूम में सुबह की हल्की हल्की रोशनी कांच की बड़ी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। ठीक सुबह के 7 बजते ही कमरे के उस सन्नाटे को चीर कर देव के फोन का अलार्म बड़ी तेज आवाज में बजने लगा। देव जो इतनी गहरी नींद में था, उसे जगाना बड़ी मुश्किल था। अलार्म की उस तेज और चुभती हुई आवाज से अचानक कसमस कसाया।
उसने अपना हाथ बिस्तर पर मारा और आंखें मलकर एक गहरी जम्हाई ली। उसका शरीर पूरी तरह से रेस्ट कर चुका था। महादेव की उस ताकत के कारण उसे एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। उसने करवट ली और अपना हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया ताकि वो अलार्म बंद कर सके। देव ने अपनी आंखें अभी भी बंद रखकर अलार्म को स्वाइप करके खुद में बुदबुदा कर कहा, आज का दिन बहुत बड़ा है। आज मुझे सुनैना को लेकर द ग्लास हाउस जाना है और उस जोगेंद्र के साथ हिसाब भी। लेकिन देव की वो बातें उसके गले में अटक गई। जैसे ही उसने अलार्म बंद किया, उसके फोन की स्क्रीन होम स्क्रीन पर आई देव की नींद एक सेकंड के 1000वें हिस्से में उड़ गई। उसकी वो आधी बंद आंखें अचानक से फटी की फटी रह गई। उसके दिल की धड़कन जो 1 मिनट पहले बड़ी शांत थी, वो अब एक बहुत ही भयंकर और डरावने सायरन की तरह तेज हो गई। देव के फोन के स्क्रीन पर लाल रंग के नोटिफिकेशंस का एक ऐसा सैलाब आया हुआ था जिसने देव के पैरों तले से जमीन खिसका दी। स्क्रीन पर लिखा था 114 मिस्ड कॉल बाय रियांश, 45 मिस्ड कॉल बाय विराट। ये देखकर देव ने खुद ही बड़बड़ा कर कहा, ये 114 मिस कॉल। देव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने हड़बड़ाकर फोन का लॉक खोला और तुरंत व्हाट्सएप ओपन किया। व्हाट्सएप पर विराट के लगातार अनगिनत मैसेज की एक पूरी लाइन लगी हुई थी। मैसेज के वो शब्द किसी खंजर की तरह देव के सीने में उतरने लगे। रात 11:20 पर विराट का पहला मैसेज आया था। उसने लिखा था, भाई कहाँ है तू, प्लीज फोन उठा यार, रियांश बड़ी टेंशन में है। दूसरा मैसेज रात के 11:45 पर आया। इस मैसेज में लिखा था, देव मजाक मत कर यार, अगर तू ठीक है तो बस एक मैसेज कर दे। इसके बाद 15 मिनट पर, देव भाई फोन उठा जल्दी, यहाँ हॉस्टल में बाहर बहुत सारी गाड़ियां आई हैं। ऐसे ही मैसेज की झड़ी लगी हुई थी। गुंडे हैं भाई, उनके हाथों में बंदूकें हैं, वो तुझे ढूंढ रहे हैं देव। उन्होंने नीचे वार्डन को मारा। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं भाई, वो स्कॉर्पियन वाले लग रहे हैं, वो हमें। यह विराट का आखिरी मैसेज था। उसके बाद रात के 12:22 के बाद विराट या रियांश का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। देव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसका खून एक सेकंड में बर्फ की तरह जम गया। उसका हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि फोन उसके हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। देव पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। उसने बड़बड़ा कर कहा, हे भगवान, नहीं 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 नहीं। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और अपने बालों को बुरी तरह से नोचने लगा। उसे एक पल के लिए अपनी उस बहुत बड़ी और बेवकूफाना भूल का एहसास हुआ। उसने अपना फोन साइलेंट पर क्यों रखा। वो कैसे भूल गया कि उसके अपने दोस्तों को बताया ही नहीं कि वो हॉस्टल वापस नहीं आएगा। वो भूल गया कि जोगिंदर का कहर उस पर तो नहीं, लेकिन उन पर तो जरूर गिर सकता था। देव की आंखों में आंसू का एक भयंकर क्रोध के साथ उभरा। उसने अपने दांत भींचे और खुद से कहा, मेरी वजह से, मेरी इस बेवकूफ़ी की वजह से आज मेरे भाइयों के ऊपर आंच आई गई। उसने तुरंत फोन उठाया और कांपते हुए हाथों से रियांश का नंबर डायल किया, लेकिन उधर से फोन के स्पीकर से आवाज आई, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच ऑफ। ये सुनते ही देव ने तुरंत विराट का नंबर डायल किया। वहां से भी आवाज आई, स्विच ऑफ। देव पागलों की तरह चीखा। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैरव, जोगिंदर, अगर तूने मेरे दोस्तों को एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं इस पूरे शहर को खून से नहला दूंगा। ये कहकर उसने गुस्से में अपना मुक्का उस मखमली गद्दे पर दे मारा। देव के अंदर वो महाकाल वाली अलौकिक ताकत और एक पागलपन का ज्वालामुखी फटने लगा था। अब उसे एक पल भी विला में रुकना गवारा नहीं था। उसे अभी के अभी इसी वक्त हॉस्टल ब्लॉक सी जाना था और उसे देखना था कि वहां क्या हुआ था। उसे रियांश और विराट को हर कीमत पर ढूंढना था। देव बिना एक सेकंड बर्बाद किए बिस्तर से नीचे कूदा। उसे वही पुरानी टी शर्ट और जींस पहनी जो कल रात उसने उतारी थी। उसे जूते पहनने तक का होश नहीं था। वो नंगे पैर ही बेडरूम का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। देव पागलों की तरह तीन तीन सीढ़ियां एक साथ फलांगता हुआ नीचे ग्राउंड फ्लोर के उस विशाल और आलीशान हॉल की तरफ आ रहा था। उसके पैरों तले की धड़ धड़ की आवाज को सुनकर पूरे विला में गूंज पैदा हो गई थी। लेकिन नीचे ग्राउंड फ्लोर का नजारा देव के उस खौफजदा और पागलपन वाले माहौल में बिल्कुल अलग था। वहां हॉल के बीचों बीच रखे उस इटालियन मार्बल के सोफे पर सुनैना और उसकी माँ पहले से ही तैयार होकर बैठी थी। सुनैना आज बहुत ही खूबसूरत और खिली खिली लग रही थी। उसने एक बहुत ही सादा लेकिन प्यारा सा आसमानी रंग का कॉटन का सूट पहना था। उसके नीले बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे।
जो बता रहे थे कि वो अभी नहा कर आई है। उसके चेहरे पर कल रात की वो थकान और पूरी तरह से खौफ गायब था। आज उसकी माँ ने सुदेव रेस्टोरेंट को लेकर बड़े सारे सपने और एक नई शुरुआत की चमक की थी। सुनैना की माँ भी तैयार होकर भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। सुनैना इंतजार कर रही थी कि देव उठेगा, तैयार होगा और फिर दोनों मिलकर द ग्लास हाउस जाएंगे, जहां आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा किचन डिजाइन करने वाली थी। लेकिन जैसे ही सुनैना की नजर सीढ़ियों से पागलों की तरह दौड़कर आते हुए देव पर पड़ी, उसकी वो खुशी और चमकती हुई मुस्कान एक पल में हवा हो गई। सुनैना झटके से सोफे से खड़ी हो गई। देव की हालात देखकर सुनैना का दिल बैठ गया। देव के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ, लाचारी और एक भयंकर क्रोध का मिला जुला भाव था। वो नंगे पैर था और उसकी सांसें इस तरह फूल रही थी जैसे वो मीलों तोड़ कर आया हो। सुनैना के मुंह से घबराहट में एक चीख निकली। उसने चिल्लाकर कहा, देव। वहीं उसकी ये चीख सुनकर देव हॉल के बीचों बीच आकर रुका। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने सुनैना की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो कल रात वाला प्यार और सुकून नहीं था। आज उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, उसके दोस्त। सुनैना बिना एक सेकंड सोचे देव के पास आई। उसने अपने दोनों हाथों से देव के गालों को थाम लिया और देव का चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, देव, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या हो रहा है? क्या हुआ देव? मुझे बताओ प्लीज। सुनैना की आवाज डर के मारे कांप रही थी। तभी सुनैना की माँ भी अपनी पूजा छोड़कर घबराकर उनके पास आ गई। उन्होंने भी देव की यह हालात देखकर घबराकर पूछा, क्या क्या हुआ बेटा? तू नंगे पैर ऐसे क्यों भाग रहा है? सब ठीक तो है ना बेटा देव? उनकी ये बात सुनकर आगे से देव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस सुनैना को ये बात कैसे बताए। सुनैना जो आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने देख रही थी, उस पर फिर से खौफ का साया मंडराने वाला था। लेकिन देव के पास अब कुछ छुपाने का वक्त नहीं था। हर एक सेकंड बड़ा कीमती था। देव ने सुनैना के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा। अपनी लाल होती आंखों से सुनैना की तरफ देखकर प्यार से कहा, सुनैना, वो लोग वो स्कॉर्पियन ग्रुप के गुंडे, वो कल रात मुझे ढूंढते हुए मेरे हॉस्टल पहुंच गए थे। मैं आराम यहाँ से सो रहा था और मेरा फोन साइलेंट था। उन लोगों ने, उन कुत्तों ने। देव की आवाज उस भागती और कांपती हुई सुनैना की रूह तक सिहर गई थी। देव का गला भर आया और उसने आगे नहीं बोल पा रहा था। उसकी बात सुनकर सुनैना के आंसू आ गए। वो कल रात वाले खूंखार गुंडे याद आए और उसने घबरा कर पूछा, क्या 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 उन्होंने देव? तभी देव ने अपने सीने में दबे हुए उस भयंकर दर्द को बाहर निकाल कर चिल्लाकर कहा, उन्होंने उन्होंने मेरे दोस्तों को, मेरे भाई जैसे दोस्तों रियांश और विराट को हॉस्टल के में घेर लिया। सुनैना, विराट के मैसेज आए थे। वो गुंडों, वो जो मेरे कमरे में घुसे थे, वो अब रियांश और विराट दोनों का फोन बंद आ रहा है। मुझे नहीं पता कि उन गुंडों ने उनके साथ क्या किया। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या। उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने रोकर देव को गले लगाकर कहा, नहीं नहीं देव, ऐसा मत कहो। तभी देव पागलों की तरह खुद को कोसने लगा। उसने खुद को कोस कर कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है सुनैना। मैंने कल रात वो फोन साइलेंट क्यों किया? मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैं विला में हूँ? वो दोनों मेरे लिए अपनी जान दे देंगे सुनैना, लेकिन वो कभी मेरा पता उन गुंडों को नहीं बताएंगे। जोगिंदर के आदमी बहुत क्रूर है। मुझे अभी इसी वक्त हॉस्टल जाना होगा। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये कहकर देव ने सुनैना को अपने गले से अलग किया। उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना ने अपने आंसू पोंछकर बहुत ही दृढ़ता से कहा, देव देव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और तुम्हारे दोस्त हैं तो मेरे भी भाई हुए। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं जाने दूंगी। आगे से देव ने तुरंत उसे टोक कर बड़े सख्त लहजे में कहा, नहीं सुनैना, तुम और आंटे जी इस विला में रहोगे। बाहर मौत घूम रही है। बाउंसर्स यहीं रहेंगे और तुम इस विला के दरवाजे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। ये कहकर देव ने पास खड़े बाउंसर्स को कमांडर को इशारा करके कहा, इन दोनों की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मनीष को फोन करो और कहो कि मेरी गाड़ियां बाहर निकाले। तभी सुनैना अभी भी कुछ कहना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन लेकिन देव। तभी आगे से देव ने एक आखिरी बार सुनैना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, मुझ पर भरोसा रखो सुनैना। कल रात मैं खामोश रहा था, लेकिन आज
आज विशाखापट्टनम में एक ऐसा खून खराबा होगा जो इस शहर को नहीं कभी अपने आप में नहीं देखा होगा। मैं अपने भाइयों को वापस लेकर आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए पाताल तक क्यों न जाना पड़े। ये कहते हुए देव तुरंत पीछे मुड़ा और नंगे पैर ही उस विला के दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर द ओशियन एस्टेट के उस शांत माहौल में अब सायरन की आवाजें गूंजने लगी थी। मनीष ने तुरंत देव के लिए वो काली मर्सिडीज और पीछे सुरक्षा के लिए दो गाड़ी लगा दी। देव मर्सिडीज में बैठा और उसने ड्राइवर से सिर्फ एक शब्द कहा, यूनिवर्सिटी हॉस्टल ब्लॉक सी, गाड़ी को उड़ा दो। गाड़ियों का काफिला चीखते हुए टायरों के साथ डायमंड क्लास सोसाइटी से बाहर निकल पड़ा। देव की आंखों में अब महादेव की अलौकिक ताकत और एक खूंखार मौत का साया नाच रहा था। रियांश और विराट को अगर एक भी खरोंच आई होगी तो देव उस भैरव और जोगिंदर के खून को पूरे विशाखापट्टनम की सड़क को लाल करने के लिए निकल चुका होगा। वफादार जो इम्तिहान उन दोनों दोस्तों ने दिया, अब उस वफादारी का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया था। एक बहुत बड़े और भयंकर महासंग्राम का बिगुल बज चुका था। विशाखापट्टनम की सड़कों पर सुबह की ताजगी और ठंडी हवाओं का राज था, लेकिन देव के लिए सुबह किसी सुलगती हुई चिता की तरह थी। डायमंड क्लास सोसाइटी से निकलने के बाद देव की काली मर्सिडीज किसी अनियंत्रित मिसाइल की तरह सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मर्सिडीज के टायरों की चीखती हुई आवाज, पीछे से आ रही बाउंसर्स की फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला शहर के लोगों को रुक कर देखने पर मजबूर कर रहा था। देव अगले वाली सीट पर बैठा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था, जबड़े भिजे हुए थे और आंखों में वो भयंकर लालिमा थी जो सिर्फ तब आती है जब इंसान अपने सबसे किसी खास अजीज को खोने से डरता है। उसके सीने के अंदर एक ज्वालामुखी उबल रहा था। उसे रह रहकर अपनी उस छोटी सी भूल पर इतना गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अपना सिर उसी मर्सिडीज के डैशबोर्ड पर दे मारे। देव अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि उसके नखूनों के निशान उसकी हथेलियों पर उतर गए। उसके अंदर गुस्से ही गुस्सा भरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, रियांश, विराट, मेरे भाइयों, बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। महादेव की कसम, अगर तुम्हें एक भी खरोच आई होगी तो आज इस शहर की सड़कें स्कॉर्पियन ग्रुप के खून से लाल हो जाएंगी। मर्सिडीज ने तेज रफ्तार से विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के मेन गेट को पार किया और सीधे बॉयज हॉस्टल ब्लॉक सी की तरफ मुड़ गई। वहीं ब्लॉक सी का नज़ारा सुबह के वक्त बिल्कुल अलग था। आमतौर पर सुबह 8 बजे यहाँ लड़के चाय की टपरी पर खड़े होते थे, हंसी मजाक करते थे, क्लास के लिए तैयार होते थे। लेकिन आज आज पूरा हॉस्टल कंपाउंड एक शमशान घाट की तरह खामोश और वीरान था। हॉस्टल का वो बड़ा सा लोहे का मेन गेट एक तरफ से टूटा हुआ जमीन पर झुका हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि रात को यहाँ गाड़ियों ने किसी बेदर्दी से एंट्री ली थी। बूढ़ा चौकीदार अपने कैबिन के बाहर जमीन पर पट्टी बांधे दर्द से करहा रहा था। कुछ लड़के अपनी खिड़कियों से डरे सहमे बाहर झांक रहे थे, लेकिन नीचे आने की हिम्मत किसी की नहीं थी। देव की मर्सिडीज और पीछे दो फॉर्च्यूनर हॉस्टल के कंपाउंड में आकर जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। गाड़ी के पूरे तरह रुकने से पहले ही देव का दरवाजा उसने खोला और बाहर छलांग लगा दी। हॉस्टल के कंपाउंड की खुरदरी जमीन, छोटे छोटे कंकड़ उसके पैरों पर चुभ रहे थे, लेकिन देव को इस वक्त किसी शारीरिक दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसके पीछे पीछे वो 10 भारी भरकम सूट पहने बाउंसर्स भी बाहर निकल गए। उन्होंने तुरंत हॉस्टल के गेट को कवर किया। देव पागलों की तरह भागता हुआ सीधा हॉस्टल की इमारत के अंदर घुसा। ग्राउंड फ्लोर पर वार्डन का ऑफिस था। ऑफिस का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वार्डन एक कोने में सिर पकड़कर बैठा था और डर के मारे कांप रहा था। वार्डन ने जैसे ही देव को देखा, उसकी घिघी बंध गई। उसने देव के पास आकर कहा, देव, देव, वो लोग, रात को वो लोग आए थे। लेकिन देव ने वार्डन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य तीसरी मंजिल का रूम नंबर 304 था। देव ने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। तीन तीन सीढ़ियां एक साथ फलांग कर ऊपर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो दूसरी मंजिल के तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गई। देव की नजर सीढ़ियों के फर्श पर पड़ी। वहां सीढ़ियों के मार्बल पर लाल रंग की कुछ ताजा बूंदें गिरी हुई थी, खून की बूंदें। देव का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। उसकी सांसें गले में अटक गई और खून के निशान तीसरी मंजिल के कॉरिडोर से शुरू होकर नीचे की तरफ जा रहे थे, जैसे किसी लहूलुहान इंसान को घसीट कर वहां से लेकर जाया गया हो। देव के मुंह से
दर्द भरी फुसफुसाहट निकली। उसने सिसक कर कहा, रियांश, विराट। वो खून के निशानों को पीछा करके तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचा। कॉरिडोर एकदम सुनसान था। सारे कमरों के दरवाजे अंदर से बंद थे। खून के वो निशान सीधे रूम नंबर 304 के बाहर जाकर खत्म हो रहे थे। कमरे का वो पुराना लकड़ी का दरवाजा बीच से टूटकर एकदम अलग पड़ा था। दरवाजे की पुरानी चटकने जमीन पर थी। लकड़ी के टुकड़े इधर उधर बिखरे थे। देव ने कांपते कदमों से उस टूटे हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर का नजारा देखकर देव के दिमाग की नसें फटने को हो गई। पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। रियांश और विराट के लोहे के बिस्तर उल्टे हुए थे। किताबें, कपड़े और उनका सारा सामान जमीन पर बिखरा था और फर्श पर खून के कई छोटे बड़े धब्बे लगे थे। कमरा बिल्कुल खाली था। तभी देव ने पागलों की तरह चीख कर कहा, रियांश, विराट, कहाँ हो तुम लोग? भाई, भाई मैं आ गया, बाहर आ जाओ। ये कहते हुए उसने कमरे के कोने कोने में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ उनकी आवाज उस पुरानी दीवार से टकराकर खुद की ही आवाज वापस आ रही थी। देव घुटनों के बल खून से फर्श पर बैठ गया। उसने अपने कांपते हाथों से उस ताजा खून को छुआ। यह उसके दोस्त का खून था, जिन्होंने उसकी खातिर अपने सीने पर लाठी और गोलियां खाने से भी गुरेज नहीं किया। विराट का वो आखिरी व्हाट्सएप मैसेज देव के दिमाग में हथौड़ों की तरह बजने लगा। उसने मन ही मन सोचा, रात 12:22 पर वो मैसेज, वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं, वो समझ गया कि गुंडे ने उन दोनों को बड़ी बुरी तरह से पीटा, फिर अपने साथ उठा कर ले गए। ये सब समझते ही देव जमीन से उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसकी जगह एक ऐसी खौफनाक और ठंडी मौत की चमक आ चुकी थी, जो इस दुनिया को तबाह करने के लिए काफी थी। वो तेज कदमों से वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया और सीधा वार्डन के टूटे हुए ऑफिस में घुसा। देव ने आगे बढ़कर उस डरे हुए वार्डन के कॉलर को दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर दीवार पर दे मारा। उसने चिल्लाकर वार्डन से पूछा, कहाँ है मेरे दोस्त? कौन थे वो लोग? मेरे भाइयों को कहाँ लेकर गए हैं? सच बता, वरना मैं इस पूरी बिल्डिंग को तेरे साथ जिंदा जला दूंगा। देव की आवाज इतनी खौफनाक और भारी थी कि वार्डन का दिल बैठ गया। उसकी एक खौफनाक आवाज सुनकर वार्डन डर के मारे रोने लगा। उसने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता देव, मुझे सच में नहीं पता। रात को वो 15-20 लोग आए थे। उनके हाथों में बंदूक और रोड थी। वो स्कॉर्पियन ग्रुप के गुंडे थे, जोगिंदर के आदमी। उसकी ये बात सुनकर देव ने दांत पीस कर कहा, जोगिंदर। तभी वार्डन ने सुबह कर अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, हाँ, उनका जो लीडर था वो भैरव था। उसने मुझे बंदूक दिखाकर तुम्हारा कमरा नंबर पूछा। मैंने डर के मारे बता दिया। फिर वो लोग ऊपर गए। ऊपर से बहुत चीखने चिल्लाने के टूटने की आवाज आई। फिर वो तुम्हारे दोस्तों को, रियांश और विराट को घसीट कर नीचे लाए। वो दोनों खून से लथपथ थे। गुंडों ने उन्हें अपनी गाड़ियों में डाला और यहाँ से ले गए। तभी वार्डन की बात पूरी होते ही देव ने उसे झटके से नीचे छोड़ दिया। अब देव को पूरा माजरा समझ में आ गया था। ज्योति ने अपने बाप जोगिंदर को भड़काया। जोगिंदर ने सबसे अहम शूटर भैरव को देव की लाश लाने के लिए भेजा। लेकिन जब देव हॉस्टल में नहीं मिला, तो उन्होंने रियांश और विराट को अपना शिकार बना लिया। ये सब समझते ही देव ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर कहा, वो मेरे दोस्तों को उठा कर ले गए हैं, ताकि वो मुझे अपने जाल में फंसा सके। उसकी उंगलियों के पोरों से कड़कड़ाने की आवाज आई। देव तेजी से हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर निकला। बाहर उसके 10 बाउंसर्स बिल्कुल अलर्ट मोड में खड़े थे। देव ने अपने बाउंसर कमांडर को ऑर्डर देकर कहा, गाड़ी निकालो। ये ऑर्डर सुनते ही कमांडर ने तुरंत पूछा, जी बॉस, कहाँ चलना है? तभी देव ने कहा, जोगेंद्र के मेन अड्डे पर, उस पुराने इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में। आज मैं उस कुत्ते को उसके ही अड्डे पर घुसकर जिंदा जलाऊंगा। अगर मेरे दोस्तों को उसने हाथ भी लगाया होगा, तो मैं उसके पूरे ग्रुप को नामो निशान आज इस दुनिया से मिटा दूंगा। ये कहकर देव अपनी मर्सिडीज का दरवाजा खोलने ही जा रहा था। उसका पूरा ध्यान एक आवाज पर जाकर अटक गया। तभी जेब की पुराने और घिसी जींस की जेब में रखा उसका वो फोन बजने लगा। ये रिंग। देव ने हड़बड़ाहट में अपनी जेब से फोन निकाला। उसने फोन के स्क्रीन पर चमकते कॉलर आईडी को देखा। उसकी सांसों में एक बार फिर गले में अटक गई। स्क्रीन पर रखा था रियांश कॉलिंग। रियांश का फोन, जो कब से स्विच ऑफ आ रहा था, वो अचानक बजने लगा था। ये देखकर देव का दिल जोरों से धड़क उठा।
एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद रियांश बचकर निकल गया होगा। देव ने तुरंत बिना एक पल गवाए कॉल एक्सेप्ट का हरा बटन दबा दिया और फोन को अपने कान से लगा लिया। तभी देव ने पागलों की तरह फोन में चीख कर पूछा, रियांश, कहाँ है भाई तू? तू ठीक तो है ना? विराट कैसा है? तुम लोग कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से रियांश की वो चीर पचित मजाकिया भरोसेमंद आवाज नहीं आई। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो इतनी खुरदरी, इतनी जहरीली और इतनी खौफनाक थी कि देव का शरीर का सारा खून जमने लगा। फोन के स्पीकर पर भैरव की हैवानियत भरी आवाज गूंजी। उसने चिल्लाकर कहा, तेरा भाई अभी तो जिंदा है फटीचर, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह मुर्दा होने वाला है। उसकी यह बात सुनकर देव के पैरों तले की जमीन खिसक गई। देव ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की आखिरी कोशिश करके एक बहुत ही गहरी और ठंडी आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? तभी दूसरी तरफ से भैरव की ओर शैतानी हंसी गूंजी। उसने जोर से हंसकर कहा, मैं भैरव बोल रहा हूँ, जोगिंदर भाई का दायां हाथ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक ठेले वाली भिखारिन के फटीचर आशिक ने जोगिंदर भाई को खुली चुनौती दे दी। तू तो रात को अपने बिल में छुप गया, लेकिन तेरे इन दोनों पिल्लों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। हमने इनकी वो हालात की जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इन सालों ने तेरा पता नहीं बताया। वफादारी का बहुत बड़ा कीड़ा है इनमें। उसकी बात सुनकर इधर से देव ने अपने दांत पीसकर एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, भैरव, अगर तूने या तेरे किसी गुंडे ने रियांश और विराट को एक भी खरोच मारी तो मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगा कि तू मौत के लिए भीख मांगेगा, लेकिन तुझे मौत नहीं मिलेगी। उसकी ये धमकी सुनकर फोन पर भैरव जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, अरे ओ मुंगेरी लाल, मुझे धमकियां देना बंद कर। तू ये फोन सुन। एक अगर भैरव ने शायद फोन रियांश के मुंह के पास कर दिया। तभी फोन से रियांश की बड़ी ही कमजोर, दर्द भरी और कराहती हुई आवाज आई। उसने दर्द में कराह कर कहा, देव भाई, यहाँ मत आना भाई, ये लोग, ये तुझे मार डालेंगे देव, ये शायद एक चाल है, तू मत आ भाई। इसके बाद एक जोरदार आवाज आई और रियांश की चीख गूंजी। भैरव ने शायद उसके मुंह पर लात मारी। यह सब सुनकर देव ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, रियांश, कमीने कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी भैरव ने फोन वापस अपने पास लाकर चिल्लाकर कहा, मुझे धमकियां देना मत बंद कर फटीचर। अब मेरी बात कान खोलकर सुन। मैं जोगिंदर भाई के मेन अड्डे पर नहीं हूँ। मैं शहर के बाहर वाले इलाके में उस रॉयल ऑटोमोबाइल कबाड़ खाने में हूँ। ये जगह शहर से 15 किलोमीटर दूर हाईवे के पास है। मैं तुझे आधा घंटा देता हूँ। अगर तू आधे घंटे के अंदर यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं इन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दूंगा, इसी हॉस्टल के गेट पर लटकवाऊंगा। ये कहते हुए भैरव कुछ पल के लिए रुका और फिर उसने अपनी सबसे खौफनाक शर्त रखकर कहा, और हाँ, एक बात और, कान खोल कर सुन ले। तू यहाँ बिल्कुल अकेला आएगा निहत्था। अगर मैंने तेरे साथ कोई बाउंसर, कोई गार्ड या पुलिस की कोई भी गाड़ी देखी तो मैं उसी सेकंड इन दोनों को जिंदा जला दूंगा। फैसला अब तेरे हाथ में है देव। अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग जा, और अगर अपने दोस्तों को बचाना चाहता है तो मौत के इस खेल में तेरा स्वागत है। ये कहते हुए भैरव ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद देव कुछ सेकंड के लिए वहीं अपनी मर्सिडीज के दरवाजे को पकड़े खड़ा रहा। उसका फोन उसके हाथ में था और उसकी आंखों के सामने रियांश और विराट के वो मुस्कुराते हुए चेहरे घूम रहे थे। वे दोस्त जिन्होंने अपनी आधी सूखी रोटियां साथ में खाई थी, जिन्होंने उसके फटे जूते का कभी मजाक नहीं उड़ाया, और वो आज उसी छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से मौत के मुहाने पर खड़े थे। देव ने एक लंबी बड़ी ही गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की। जब उसने अपनी आंखें वापस खोली तो उन आंखों में कोई आंसू नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, कोई बेबसी नहीं थी। उन आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ साक्षात मौत का तांडव था। महादेव ने जो अलौकिक शक्ति उसे दी वो अब देव की रगों में किसी पिघले हुए लावे की तरह बह रही थी। आज देव एक इंसान बनकर नहीं, एक मौत का फरिश्ता बनकर उस कबाड़ खाने में जाने वाला था। तभी देव के बाउंसर कमांडर ने आगे बढ़कर पूछा, बॉस, क्या हुआ? हमें जोगिंदर के मेन अड्डे पर जाना है या? तभी देव ने अपना हाथ उठाकर कहा, नहीं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि बाउंसर कमांडर को एक पल के लिए सिरहन महसूस हुई। देव ने मुड़कर अपने बाउंसर्स को देखकर आगे कहा, तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा।
तुम सब लोग, ये गाड़ियां, ये सब यहीं रुकेंगे या फिर सीधे विला जाएंगे सुनैना और आंटी की सुरक्षा करने। उसकी ये बात सुनकर आगे से कमांडर ने घबरा कर कहा, लेकिन बॉस, आप अकेले कैसे जा सकते हैं? वो अंडरवर्ल्ड के गुंडे हैं, उनके पास बहुत सारे हथियार होंगे, आपकी जान को खतरा है बॉस। लेकिन आगे से देव के चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय मुस्कान आ गई। देव ने अपनी उंगलियों को चटका कर कहा, तुम गलत समझ रहे हो कमांडर, खतरा मुझे नहीं, खतरा उन्हें है। आज वो कबाड़ खाना उन स्कॉर्पियंस वालों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनने वाला है। ये कहकर देव ने मर्सिडीज का दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने चाबी घुमाई और मर्सिडीज के भारी इंजन से खूंखार शेर की दहाड़ मारी। उसने गियर डाला और बिना किसी को पीछे मुड़कर देखे और किसी की परवाह किए उसने उस काली मर्सिडीज को हॉस्टल के कंपाउंड से चीख के साथ बाहर निकाल दिया। वो शहर के उस सुनसान और बाहरी इलाके की तरफ निकल पड़ा जहां उसके भाई मौत से लड़ रहे थे। आज का दिन विशाखापट्टनम के इतिहास का सबसे खूनी दिन होने वाला था। विशाखापट्टनम की वो भीड़ भाड़ वाली सड़कें पीछे छूटने लगी थी। देव की मर्सिडीज 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ और पहाड़ियां थी। सुबह की हल्की धूप अब तेज हो रही थी, लेकिन देव के दिल के अंदर का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। तभी ड्राइव करके देव को महादेव की वो बातें याद आ रही थी। देव, मैंने तुम्हें ताकत इसलिए दी ताकि तुम कमजोर और बेगुनाहों की रक्षा करो। आज के बाद दुनिया का कोई भी हथियार, कोई भी गुंडा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारे अंदर इतनी शारीरिक क्षमता है कि तुम अकेले 100 हथियार बंद गुंडों को नंगे हाथों से मिट्टी में मिला सकते हो। देव ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके ऊपर का लेदर चटकने लगा। तभी देव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आज मुझे तुम्हारी इस ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है महादेव। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए अपना खून बहाया। आज मैं उन गुंडों की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। आज स्कॉर्पियन ग्रुप को पता चलेगा जिस देव को फटीचर समझ रहे थे वो असल में क्या है। 15 किलोमीटर का रास्ता देव ने मात्र 10 मिनट में तय कर लिया। हाईवे से एक कच्चा और वीरान रास्ता नीचे की तरफ कटता था जो रॉयल ऑटोमोबाइल कबाड़ खाने की तरफ जाता था। देव की मर्सिडीज उस कच्चे धूल भरे उबड़ खाबड़ रास्ते से पहुंची। सामने लोहे के बड़े बड़े और जंग लगे हुए गेट थे जिनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में रॉयल ऑटोमोबाइल स्क्रैप यार्ड लिखा हुआ था। वो ये जगह सच में किसी हॉरर फिल्म के सेट के जैसी लग रही थी। चारों तरफ पुराने टूटी फूटी जंग खाई कार और बस और ट्रकों के पहाड़ लगे थे। लोहे के बड़े से बड़े कंटेनर्स, पुराने टायरों के ढेर और टूटे हुए इंजनों का कबाड़ हर तरफ फैला हुआ था। इस जगह का परिंदा भी पर नहीं मारता। लोहे का वो मेन गेट के अंदर आधा से खुला था और हॉस्टल की कंकर वाली जमीन के बाद अब उसे इस कबाड़ खाने के लोहे के टुकड़े, कीलों और कांच की भारी जमीन पर नंगे पैर उतरना था। लेकिन देव का शरीर अब एक किसी आम इंसान का नहीं था। महादेव के वरदान से उसकी त्वचा, उसकी मांसपेशियां लोहे के ज्यादा सख्त हो चुकी थी। देव ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। सुबह की वो तेज हवा उसके बिखरे हुए बालों को उड़ा रही थी। उसने अपनी उस जादुई अंगूठी को एक बार छुआ, अपने अंदर के उस खौफनाक अवतार को जगाया और बहुत ही ठंडे, मजबूत और खतरनाक कदमों के साथ उस कबाड़ खाने के खुले हुए गेट के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही देव ने गेट पार करके उस कबाड़ खाने के विशाल खुले मैदान में कदम रखा तो उसके सामने का नजारा किसी महायुद्ध से कम नहीं था। कबाड़ खाने के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा था। उस हिस्से के चारों तरफ छोटी बड़ी गाड़ी, पुराने ट्रक के ऊपर टायरों के ढेर लगे हुए थे। कम से कम 20 से 25 खूंखार, हट्टे कट्टे और मौत के प्यासे गुंडे वहां खड़े थे। ये गुंडे कोई आम सड़क छाप मवाली नहीं थे, जो जोगिंदर के स्कॉर्पियन ग्रुप के सबसे चुनिंदा और खूंखार किलर्स थे। हर एक गुंडे की शक्ल दरिंदगी से भरी थी। उनके हाथों में चमकते हुए और खतरनाक हथियार थे। किसी के हाथ में 3 फुट लोहे की लंबी रोड, किसी के हाथ में नुकीले किलों वाला बेसबॉल बैट, किसी के हाथ में भारी हॉकी स्टिक, कुछ के हाथों में लोहे की जंजीर और कुछ निहत्थे हिरण को देख रहे थे। उन गुंडों की आंखों में एक अजीब सी हंसी थी। उन्हें लग रहा था कि नंगे पैर, पुराने टी शर्ट पहने अकेला निहत्था लड़का उनके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। वो उसे गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। लेकिन देव की नजरें उन 25 गुंडे और उनके हथियारों पर नहीं थी।
देव की नजरें उस मैदान के बिल्कुल बीचों बीच टिक गई थी। वहां का नजारा उसने देखा, उससे उसका खून पूरी तरह से खोल कर उसकी आंखों में उतर आया था। मैदान बीचों बीच पुरानी और जंग लगी हुई लोहे की कुर्सियां खड़ी हुई थी। उन दोनों कुर्सियों पर रियांश और विराट बड़ी ही मोटी रस्सियों के साथ बुरी तरह उन्हें बांधा गया था। रियांश का सिर आगे की तरफ झुका हुआ था। उसके माथे से खून की मोटी धार बहकर उसकी गर्दन और शर्ट को लाल कर रही थी। उसकी दोनों आंखें सूजकर पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। विराट की हालत वैसे भी थी और उसकी शर्ट कई जगह से फटी हुई उसकी पसलियों पर डंडों के नीले और लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन दोनों के ठीक पीछे एक पुरानी कार के बोनट पर वो शैतान यानी भैरव बैठा था। भैरव के चेहरे पर वो जला हुआ निशान धूप में चमक रहा था। वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। भैरव की खौफनाक हंसी पूरे कबाड़ खाने में गूंज रही थी और बाकी गुंडे भी अपनी रोड और बैट को जमीन पर मारकर ठोक ठोक कर आवाज करने लगे। तभी भैरव ने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंक कर उसे अपने जूतों से कुचल कर कहा, तो आखिरकार मजनू अपनी जान देने आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू सच में अकेला आएगा, वो भी नंगे पैर। क्या हुआ फटीचर? कल रात तो तूने मुझे फोन पर धमकियां दी कि तुझ मुझे दर्द देगा। अब क्या हुआ? अपने इन दोनों पिल्लों को देख। मैंने इनकी वो हालत की कि अपना माँ का नाम भी भूल गए होंगे। और अब तेरी बारी है। भैरव के बोलने पर यश और विराट बड़ी ही मुश्किल से दर्द और तड़पते हुए अपने सिर ऊपर उठाए और जब उन्होंने अपनी सूजी और खून से सनी आंखों को देव के सामने से देखा तो उनके आंसुओं का बांध फूट पड़ा। रियांश ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, देव, तू यहाँ क्यों आया भाई? ये लोग बड़े खूंखार है। भाग जा देव, ये तुझे मार डालेंगे नहीं तो। हमारी फिक्र मत कर, तू भाग जा। उसके दोस्तों के मुंह से इस भयानक दर्द की हालात में भी अपने लिए प्यार और वफादारी सुनकर देव के सीने में एक अजीब सा फक्र और उतना ही भयंकर क्रोध उमड़ पड़ा। देव ने अपने दोस्तों की उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर हल्का सा नीचे किया और उसकी आंखें बालों के पीछे छुप गई। वो बहुत धीमे, सदे हुए और खौफनाक कदमों से मैदानों के बीच भैरव की तरफ बढ़ने लगा। उसके नंगे पैर जब इन लोहे के कबाड़ और शीशों पर पड़ते थे तो एक हल्की सी क्रंच की आवाज आती थी, लेकिन देव के पैरों पर भी एक खरोच तक नहीं आई। देव ने मन ही मन खुद से कहा, तुम्हारी वफादारी का कर्ज मैं अपनी जिंदगी देकर भी नहीं चुका सकता मेरे भाइयों, लेकिन आज आज ये कबाड़ खाना इन कुत्तों के खून से ऐसा रगेगा कि विशाखापट्टनम का अंडरवर्ल्ड सदियों तक खौफ खा जाएगा। ये सोचते हुए देव ने भैरव से करीब 10 कदम दूरी पर रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और वहां भैरव और उन 25 गुंडों ने देव की आंखों में देखा तो उनकी शैतानी हंसी और हथियारों की गड़गड़ाहट अचानक से शांत होने लगी। देव की आंखों में वो डर, वो बेबसी और घबराहट बिल्कुल नहीं था जो अकेले निहत्थे इंसान की आंखों में होना चाहिए। देव की आंखों में खून उतर गया था, वो लाल हो चुकी थी। उन आंखों में एक ऐसा भयंकर और जानलेवा अंधकार था जो सीधे यमराज की आंखों से मेल खाता था। गुंडे को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे कोई दुबला पतला लड़का नहीं, बल्कि कोई खूंखार और विशालकाय दरिंदा खड़ा है जो उन्हें कच्चा ही चबाने वाला है। तभी देव ने अपनी गर्दन को हल्का सा दाईं तरफ मोड़ा, जिससे उसकी गर्दन की हड्डियों पर एक बहुत ही तेज कड़क की आवाज आई। तभी उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, भैरव, तूने मुझे आधा घंटा दिया था, मैं 15 मिनट में आ गया और अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है। देव की आवाज इतनी भारी, इतनी ठंडी और इतनी खूंखार थी कि आसपास के लोग भी ये देखकर डर जाए। भैरव की इस आवाज से और उन खौफनाक आंखों के अंदर एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का गुंडा वो इतनी आसानी से कमजोरी नहीं दिखा सकता था। भैरव ने अपने हाथ की लोहे की रोड को घुमाकर अपनी चौड़ी छाती करके दहाड़ कर कहा, जबान बहुत लंबी हो गई तेरी कीड़े। और तू क्या सोच कर आया है बे? तू अकेला है और निहत्था है और मेरे पास 25 शेर हैं जो तुझे नोच कर खा जाएंगे। आज तेरी लाश का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव के होठों पर एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि मोटे तौर पर वो बाजों की नसें तनकर बाहर आ गई।
देव ने बहुत ही खौफनाक हंसी के साथ कहा, अकेला? तुम 25 कुत्तों को मारने के लिए मेरा ये निहत्था और अकेला शरीर काफी है। आज के बाद इस शहर में स्कॉर्पियन ग्रुप का नाम लेने वाला कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसकी यह बात सुनकर भैरव का ईगो हर्ट तो हो गया था। भैरव ने अपने पूरे फेफड़ों की ताकत से चिल्लाकर 25 गुंडों को ऑर्डर देकर कहा, मारो इस कमीने को, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। अब क्या करेगा देव? क्या बचा पाएगा अपने आप को और अपने दोस्तों को, या फिर भैरव के गुंडे उसे भी कुचल देंगे? जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।